सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्या बैकग्राउंड था, क्या हालात बने, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश ने जो है इंडिया को कॉन्कर किया। ठीक है, इंडिया को जो है कंसोलिडेट और कॉन्कर किया। जो इंडिया पे जो ब्रिटिश राज जो है उसकी स्थापना हुई, उसके पीछे के क्या कारण थे, ठीक है, किस तरीके से मुग़ल एम्पायर ने क्या उसमें योगदान दिया, ठीक है, पोस्ट जो औरंगज़ेब के बाद क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी मुग़ल स्टेट में, वो सारी डिस्कशंस आज हम करेंगे। ठीक है। सो मुग़ल एम्पायर, जो लास्ट मुग़ल एम्पायर था औरंगज़ेब, वो 1707 में उसकी डेथ हो गई। तो मुगल एम्पायर ने जो है ना फेस किया ये पीरियड, जो है ना वो ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा था। इस पीरियड में बहुत सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी थे, एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हो रहे थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। सेंट्रल कंट्रोल बहुत हद तक कमज़ोर हो गया था, जो दिल्ली से जो कंट्रोल होता था पहले। ठीक है, सर्वल एम्परर्स जो थे जिन्होंने औरंगज़ेब के बाद सक्सीड किया थ्रोन पे, वो कोई भी इतना एबल नहीं था कि वो रिस्टोर कर पाए एम्पायर की जो पहली ग्लोरी थी, जो अकबर, औरंगज़ेब या फिर जो जहांगीर ने किया था। तो उसका जो ब्रीफ ओवरव्यू हम देखते हैं। ठीक है, तो औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, और बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो जो है गद्दी पे आता है 1707 से 1712 के पीरियड में। इसको जो है बहादुर शाह जफर भी कहते थे, ठीक है, जिसको बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है। ये जो था औरंगज़ेब का सक्सेसर था। इसका रेन जो था वो कंसोलिडेट करना था एम्पायर, क्योंकि औरंगज़ेब ने जो है ना एम्पायर को इतना एक्सेसिव और इतना बड़ा बना दिया था कि अब उसको जो है उसको कंसोलिडेट तो कर नहीं पाए, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। कॉन्कर तो किए बहुत सारी लैंड, बट द मुगल अथॉरिटी जो थी वो बहुत हद तक पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत सारे रीजनल रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, बहुत सारी जगहों पे बगावत हो गई थी। सेंट्रल कंट्रोल जो है बहुत हद तक जो है कम हो गया था, और बहुत सारी, लेकिन इसने क्या किया, उसने जो अपना इम्प्रूव रिलेशनशिप इम्प्रूव करने की कोशिश की बहुत सारी रीजनल कम्युनिटीज़ के साथ, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, जो औरंगज़ेब ने बहुत हद तक जो है अपनी जो है बहुत सारी पॉलिसी से जो हार्म कर दिए थे, और बहुत सारे लोग जो उससे नाराज़ थे। अब इसका फोकस था कि मैं रिस्टोर करूं मुगल की जो लॉस्ट प्रेस्टीज है, बट इसकी एफर्ट्स जो है लार्जली इनफेक्टिव थी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस जो थे उसके सामने ग्रो कर रहे थे, चाहे वो मराठा ले लो, सिख ले लो, जाट्स ले लो, और भी बहुत सारे इश्यूज थे। फिर आते हैं 712 से 13 के बीच में, एक साल के लिए, एक साल का भी कल से भी कम था, जानदार शाह। देखो ये इट इज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी। ही केम टू पावर। बहुत सारी स्ट्रगल हुई पहले सक्सेशन की, क्योंकि उसने अपने ब्रदर्स को डिफीट किया, जो आजम शाह था। ठीक है, तो इसकी जो रेन है ना, इसका पूरी हुकूमत जो वो कोर्ट इंट्रीग्स में, इन करप्ट ऑफिशियल्स के बीच में फंस के रह गई थी, और वो इवेंचुअली जो है वो ही इज़ डिफीटेड बाई हिज सन, जो फारूक सियार है, और इसको इम्प्रिजन कर दिया गया। रफ़ीउद्दौजात आता है 1713 में, कुछ टाइम के लिए जानदार शाह की डेथ के बाद में। उसकी जो रेन है कुछ लास्ट कुछ महीनों के लिए रुकती है, और सुन उसको भी ओवरथ्रो कर दिया जाता है और मार दिया जाता है राइवल कैंडिडेट के द्वारा, जो था फारूक सियार। फिर फारूक सियार आता है 1713 से 1719 के दौरान। देखो फारूक सियार की ना वाज मार्क्ड बाय द फ्रैक्शनलिज्म। कोर्ट में बहुत ज़्यादा थी, लोग बटे हुए थे, एक इधर नोबल्स अपने अपने में, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इनिशियली जो सैयद ब्रदर, जिनको लॉ, जिनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था, जो लेटर मुगल एरा था औरंगज़ेब के बाद, ठीक है, वो जो थे वो सिग्निफिकेंटली जो इन्फ्लुएंस की इसकी रेन को, किसने, सैयद ब्रदर्स दो थे, और इवेंचुअली इसको ओवरथ्रो किया और एग्जीक्यूट कर दिया गया सैयद ब्रदर्स के द्वारा। जो इंस्ट्रूमेंटल थे पहले इसको खुद एम्परर बनाने में, वही इसका कारण बने डिमाइज का भी। फिर आते हैं मोहम्मद शाह की रेंज, जो 1719 से 48 के बीच में है। ये जो है 14th जो है एम्परर था मुगल एम्पायर। इसकी रेंज जो है, इसमें और ज़्यादा जो है मुगल जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक सेंट्रल अथॉरिटी थी, रीजनल पावर्स बहुत ग्रो की मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, मोहम्मद शाह की रेंज जो है ना ऑफ्टन एक वीक इंपेरियल अथॉरिटी है। कोई इसकी पावर जो है ना इंक्रीजिंगली, जो कंट्रोल थी पावर, जो कोटियर्स, जो नोबल थे, उनकी पावर इंक्रीजिंगली जो है इंक्रीज हो रही थी। जो मिलिट्री लीडर्स थे उनकी पावर, जो रीजनल रूलर्स थे इसके वक्त में जो है उनकी पावर इंक्रीज हो रही थी, और इसकी लगातार कम हो रही थी। ठीक है, ही वॉज मोर इंडल्ज्ड, ही वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडल्जेंस और लग्जरी में, रादर देन के गवर्निंग। इसीलिए इसको नाम रंगीला भी पड़ा गया, जो कलरफुल या प्लेफुल, ड्यू टू उसके लव जो आर्ट, म्यूजिक और कोर्टली इंटरटेनमेंट में जो है वो ज़्यादा इंडल्ज था, ना कि जो है स्टेट की देखभाल में। सैयद ब्रदर का इन्फ्लुएंस देखो, सैयद ब्रदर ने हेल्प किया था मोहम्मद शाह को जो है थ्रोन पे जो है बिठाने में, किंग मेकर का काम कर रहे थे, और कॉन्टिन्यूटली होल्ड सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग इस अर्लियर ईयर्स ऑफ हिज रेन। होएवर ये इवेंचुअली जो है मुगल नोबल्स के द्वारा बाहर निकाल के फेंके हैं ना, और वीकनिंग द सेंट्रल कंट्रोल फर्दर। राइज हुआ इसके पीरियड में रीजनल पावर्स का। देखो मुगल अथॉरिटी जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी थी, तो बहुत सारी रीजनल पावर, जैसे मराठा है, राजपूत है, नवाब बंगाल के हैं, अवध के हैं, ये अवध, ठीक है,
अवध के जो हैं वो बिगेन टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी, वो अपने अपने रीजन्स में अपनी ऑटोनॉमी जो है असर्ट करने लगे, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने लगे, ठीक है, और फर्दर इरोड किया इसकी एम्पायर की जो टेरिटरीज थी। फिर आते हैं अहमद शाह बहादुर, ये 15th एम्परर था मुगल एम्पायर का, जो 1748 से 54 के दौरान, ठीक है। अहमद शाह ने रूल किया, इसमें भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडर जब तक नहीं होगा, अगर इस तरह की सेंट्रल स्टेट है, तो फिर जो क्या होता है, फिर यही होता है, कोलैप्स होने लगा, कंटिन्यूसली कोलैप्स हुआ। जो इन्फ्लुएंशियल इन एफेक्चुअल रूलर है हु लेक द, कोई उसका डिसाइसिवनेस, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी, प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी इतने बड़े वास्ट एम्पायर को, है ना। और पावरफुल जो नोबल्स थे वो लगातार जो है इन्फ्लुएंस करने लगे इसके डिसीजंस को, रीजनल रूलर्स जो है उनके पास रियल पावर होने लगी, एक नॉमिनल जो है लीडर बन के रह गया था ये एम्परर जो है ना। इसका रूल जो है लार्जली इसकी मदर जो है थी एम्प्रेस जो मुमताज़ बेगम थी, वो कंट्रोल करती थी, रूल, लॉ मेकिंग, डिसीजंस पर्टिकुलरली। तो इसका जो मेन जो इन्फ्लुएंस था अहमद शाह जो बहादुर है वो था ही नहीं, नोबल्स का कोर्ट में ज़्यादा था, जैसे पर्टिकुलरली जो सैयद ब्रदर्स थे जो इन्फ्लुएंशियल थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, वैसे ही यह मुमताज़ बेगम का भी वही इन्फ्लुएंस था। तो बहुत सारी कंटिन्यूसली फाइटिंग हो रही थी, कंट्रोल किसका होगा एम्परर पे, फर्दर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर आलमगीर सेकंड, ये भी 1754 से जो है 1759 में आलमगीर सेकंड, वही सेम प्रॉब्लम्स थी। शाह आलम सेकंड आए फिर वो 1728 में, तो इसका रेन 1779 से 1788 तक 17 मुगल एम्पायर था। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था कुछ फाइनल ईयर्स ऑफ मुगल एम्पायर में। इसका रेन जो पॉलिटिकल टर्मोइल, वही मिलिट्री डिफीट्स, ग्रेजुअल कोलैप्स हुआ मुगल अथॉरिटी का, जो स्ट्रगल मुगल एम्पायर का था मेंटेन करने का पावर जो है ना, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था, फॉरेन डोमिनेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। 1761 में थर्ड बैटल, इसी के रेन के दौरान, शाह आलम सेकंड के रेन के दौरान जो है 1761 में जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था बिटवीन मराठा और अफगान, जब अहमद शाह दुर्रानी जो है, जिसको अब्दाली भी कहते हैं, और इसमें जो है मराठा की बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई थी। इसने और कमज़ोर किया मुगल एम्पायर को, एक नॉमिनल रूलर बन के रह गया एक फ्रेगमेंटेड एम्पायर का। शाह आलम सेकंड का रिलेशनशिप मुगल्स के साथ भी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में इसने मार्क्ड प्रोविटल मूवमेंट। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला उसको हरा दिया था, और कंट्रोल बंगाल का पूरी तरीके से ले लिया था, और बंगाल जो है सबसे रिचेस्ट जो क्या थी टेरिटरी थी मुगल एम्पायर की, वो भी इनके हाथ से चली गई, और ये इंक्रीजिंगली जो है वनरेबल हो गया ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के। 1788 में शाह आलम को जो है ब्रिटिश ने अपने थ्रोन से रिमूव कर दिया गया, और एक सिम्बॉलिकली रह गया। उसके फाइनल ईयर जो है अरेस्ट में रहे कलकत्ता में अंडर मुगल सुपरविजन, और 1779 में जो है ये मर गया एट लास्ट, ठीक है। फिर जो है अकबर सेकंड आता है, 18th मुगल एम्पायर, जिसका 1806 से जो है 1837 तक रायन रहता है, मतलब एक नॉमिनल है, कोई नहीं, एम्पायर ख़त्म हो चुका है, उसका जो लोस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। फिर बहादुर शाह जफ़र जो 1857 की रिवोल्ट में भी मेन रोल प्ले किया था, लास्ट मुगल एम्पर, इसका रेन 1857 में एंड होता है, और उसके साल मुगल्स का भी, और यहीं से जो है ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म है वो डोमिनेंस उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के रेन के दौरान 1857 में जो है ब्रिटिश एम्पायर का जो थ्रोन है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, इसके टाइटल को, कि अब कोई एम्पायर का टाइटल नेक्स्ट नहीं मिलेगा, कोई नेक्स्ट नहीं होगा, अब ब्रिटिश का जो है कंट्रोल डायरेक्ट जो है इंडिया पे होगा। ड्यूरिंग द रेन 1857 में ये सब कुछ होता है, रिवोल्ट के बाद। अब ये सारे तो चलो जर्नल से, इनके जनरल टर्म से, इनके बारे में तो आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कोई नहीं पूछेगा आपको कौन सी डेट को किसने, मुगल एम्परर ने जो है थ्रोन पे आया, आप बेसिकली नाम याद होने चाहिए और उनकी रेन में क्या क्या हुआ। लेकिन आपको कारण पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ। बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ भी थे, बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज़ भी थे, जिनकी वजह से जो है डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। अगर हम एक्सटर्नल इश्यूज़ के बारे में पढ़े तो इन्वेजन, जो मुगल जो बाहर की फोर्सेस ने जो इन्वेड किया आकर इंडिया में, उनका भी, जैसे इन्वेजन नादिर शाह का 1739 में हुआ, जो रूलर था पर्शिया का, ईरान का, उसने 1739 में उसकी लीज फोर्सेस डिफीटेड मुगल एम्पायर और कैप्चर, दिल्ली को कैप्चर किया। नादिर शाह के इन्वेजन्स ने जो है दिल्ली को इतना प्लंडर किया, इतना इमेंस जो उसकी वेल्थ थी, इंक्लूडिंग जो फेमस पीकॉक थ्रोन था, वो भी लूट के ले गया। कौन? नादिर शाह। कब? 1739 में।
उस इस इन्वेजन ने मुगल इकोनॉमी को इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया, बहुत सारे इंटरनल स्ट्राइफ और मुगल एम्पायर की एबिलिटी जो थी वो डिफेंड करने की अपनी टेरिटरी वो सीवियरली वीकन हो गई। इतनी इतनी ज़्यादा जितनी वेल्थ थी वो सारी लेके चला गया, ना इकोनॉमी रन कर रही, ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पहले से ही थी। तो पूरा सिस्टम जो है इससे जो है नादिर शाह के 1739 के जो है अटैक से हुआ। वो फिर दुर्रानी का जो है, इससे कहा जाता है लास्ट नेल जो था ना कॉफिन में मुगल एम्पायर की, वो नादिर शाह ने किया, जो फाउंडर था दुर्रानी एम्पायर का मॉडर्न डे अफगानिस्तान का। इसने सीरीज ऑफ इन्वेजन की इंडिया, पार्टिकुलरली 1740 से 1750 के दौरान। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को हराया, जो सीवियर ब्लो था मुगल एम्पायर के लिए भी, क्योंकि मुगल एम्पायर के अलाइज थे मराठास तब। और फर्दर इंस्टेबिलिटी आई नॉर्थ इंडिया में, इन्वेजन ने जो है मुगल एम्पायर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको भी वोलेट कर दिया। अब मुगल एम्पायर के पास डिफ़िकल्ट था, वो कैसे मेंटेन करेंगे मराठा का जो है एक्सपेंशन। देखो मराठा जो ओरिजिनली एक रीजनल पावर थी वेस्टर्न इंडिया में, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, बिगेन टू चैलेंज मुगल अथॉरिटी 18th सेंचुरी में। उन्होंने अपनी टेरिटरी अक्रॉस नॉर्थ इंडिया तक जो है रीच कर ली थी, इवन दिल्ली में, और मुगल एम्पायर की टेरिटरीज पे उसका कंट्रोल होने लगा। ठीक है, मराठाज जो एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी, ऑफन इंगेज करती थी मुगल्स के साथ भी और वीकेंड देयर पावर्स फर्दर। उन्होंने जो है दिल्ली में मतलब मुगल्स को जो है खुद तख्त पे कई बार बैठाया बाद में, मतलब औरंगजेब के बाद। ये सारे कुछ एक्सटर्नल फीचर जो है एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंस थे, जिसमें जो है नादिर शाह का रोल है, दुर्रानी का रोल है, फिर मराठा जो है का एक्सपेंशन है। ये कुछ कारणस भी थे जो है मुगल का जो है कंटिन्यूस डिक्लाइन का। इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत थे। इंटरनल फैक्टर्स में जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वर न्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री भी है, सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, जिनकी वजह से जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो एम्पायर था इंडिया में वो इवेंचुअली कोलैप्स हो गए। सबसे पहला तो वीक सक्सेसर्स, बहुत कमज़ोर थे। औरंगजेब के बाद कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर आया ही नहीं। और जो सक्सेशन की स्ट्रगल थी कि मैं थ्रोन पे बैठूंगा, नहीं मैं थ्रोन पे बैठूंगा, और वो जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थी, जो नोबिलिटी जो आपस में डिवाइड हो गई, ठीक है, उसका भी बहुत है। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो मुगल एम्पायर ने जो है बिगेन टू सफ़र फ्रॉम द सीरीज ऑफ जो वीक रूलर्स आए, जिनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी मैनेज करने की इतना वास्ट एम्पायर। तो सक्सेशन डिस्प्यूट जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे एम्पायर जो पावर में आए उन कंटिन्यूसली जो है इंट्रीग, स्कूप और इनहेरिटेंस कन्फ्लिक्ट होती रही। इसने भी जो है रॉयल कोर्ट और जो लेक जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक हार्म किया। बहुत सारे रूलर्स जैसे रफ़ीउद्दौला है, अकबर शाह सेकंड है, या बहादुर शाह जफ़र है, वो बहुत कमज़ोर थे। उनके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री वो टैलेंट ही नहीं था कि वो एड्रेस कर पाएँ ये जो चैलेंजेस फेस कर रही है एम्पायर। जो कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी थी उसने जो है एट द टॉप उसने इरोड कर दी एबिलिटी जो एम्पायर की थी डील करने के लिए जो इंटरनल रिवोल्ट या एक्सटर्नल थ्रेट्स से। क्योंकि जहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस कोर्ट से डिसीजन मेकिंग हो रही है, वही इतनी वीक थी। द सेंट्रल अथॉरिटी वाज सो वीक दैट दे कुड नॉट डिफेंड मेयरली द टेरिटरी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन, और या फिर कोई छोटी मोटी रिवोल्ट्स को भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत हद तक वीक हो गई थी। उसमें जागीरदारी क्राइसिस है, ज़मींदारी क्राइसिस हो रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, फिजिकल। देखो मुगल एम्पायर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, लार्ज टैक्स बेस्ड था जो एग्रीकल्चर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिलिट्री थी उसको मैनेज करने लिए। होएवर ओवर द टाइम जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ, क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, और करप्शन ने जो है वीक कर दिया जो फाइनेंशियल फाउंडेशन थी एम्पायर की। एक्सेसिव टैक्सेशन और इकोनॉमिक बर्डन जो था पीजेंट्स पे पड़ा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए, क्योंकि जब इतनी बड़े एम्पायर्स को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, इससे एक्सेसिव टैक्स लगाए। फिर जो औरंगजेब ने जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली वॉर लड़ी, उसमें जो है जितना भी वो जो रिजर्व था पैसे का वो सारा खर्च कर दिया। तो जब एक्सेसिव टैक्स लगे तो पीजेंट्स जो है वो उसमें वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट आया। तो पीजेंट इनएबिलिटी टू पे टैक्सेस ड्यू टू रिकरिंग फेमाइंस, पुअर हार्वेस्ट, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, इसने भी जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी उसको हार्म कर दिया। और जब पीजेंट टैक्स नहीं दे पाए तो वो रिवोल्ट करने लगे ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। तो मुगल एम्पायर ऑल्सो इन्होंने इन्वेस्ट भी तो नहीं किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में, जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो इंक्रीजिंगली करप्ट बनता जा रहा था, डाइवर्ट करता रहा था फंड अपने जो पर्सनल गेंस के लिए रैदर दैन जो वेलफेयर थी स्टेट की। प्लंडर जो दिल्ली का हुआ नादिर शाह ने जो 1709 में किया, या अफगान के इन्वेजन्स थे, उन्होंने भी जो इकोनॉमी को जो है सीवियरली डैमेज किया और उनकी ट्रेजरी पूरी तरह से ड्रेन कर दी गई। अब इनके पास पैसा ही नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट करें, रिफॉर्म्स करें इकोनॉमी में।
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, देखो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये इंक्रीजिंगली जो करप्शन और जो इनएफिशिएंसी ओवर द टाइम हुई, इसने जो है बहुत बड़ा सीवियर ब्लो दिया। बहुत सारे ऑफिशियल्स और ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे ओवर द टाइम। और ये कभी कभी जो है और समटाइम ओप्रेस्ड करने लगे लोकल पॉपुलेशंस को, और रेवेन्यू को डाइवर्ट करने लगे अपने फायदे के लिए, ना कि स्टेट को रेवेन्यू जो है स्टेट की ट्रेजरी में ले जाके जमा कर रहे थे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पायर और राइज ऑफ रीजनल पावर्स, जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हुई ना, तो रीजनल पावर्स जो थी ना, सेंट्रल अथॉरिटी अब कमज़ोर होगी, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस नहीं डाल पा रही, तो बहुत सारी रीजनल, जैसे मराठा है, सिख है, राजपूत है, जाट है, उन्होंने अपनी पावरफुल रीजनल जो स्टेट्स थी वो खुद से इस्टेब्लिश कर ली और वो रेजिस्ट करने लगे मुगल कंट्रोल का। और मुगल एम्पायर फेल हो गया इनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करने के लिए या सेंट्रलाइज दीज पावर, जो रीजनल पावर से इनको कंट्रोल करने के लिए अंडर एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मराठा कन्फेडरेशन है जो पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ हुआ, ग्रो हुआ इन स्ट्रेंथ, और इसने चैलेंज किया मुगल की अथॉरिटी को। लास्ट पर जो लार्ज पार्ट जो नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया का था, ये रीजनल पावर जो है वो इंक्रीजिंगली ऑटोनॉमस होने लगी, और लैक ऑफ एम्पायर्स, लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी के इनको सप्रेस कर पाए। ना ही वैसी मिलिट्री थी रही स्ट्रेंथ इनके पास थी, ना ही वैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी कि ज़बरदस्ती इनको रोका जाए। फिर मिलिट्री डिक्लाइन हुआ। देखो मुगल अथॉरिटी एक टाइम पे जो है फॉरबिडेबल फोर्स थी, वो तो बिगेन टू सफ़र निगलेक्ट और आउटडेटेड टेक्निक। औरंगजेब ने जो इतनी ज़्यादा वॉर्स लड़ी दक्कन में, जो साउथर्न इंडिया में, वो एम्पायर्स की जितनी भी रिसोर्स या मिलिट्री मेन फोर्स थी वो पूरी तरीके से ड्रेन हो गई थी, और मुगल फोर्स अब वेर अनएबल टू रिप्लेनिश देयर स्ट्रेंथ। जो क्वालिटी थी मुगल के मिलिट्री लीडरशिप की, वो भी डिक्लाइन हुई औरंगजेब के बाद। उतने काबिल जनरल ही नहीं थे, तो सब्सिक्वेंट जो रूलर्स थे उनके पास भी मिलिट्री अथॉरिटी इतनी नहीं थी जो कंट्रोल कर पाए इतने बड़े एम्पायर को। वैसी लीडरशिप, वैसी टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। रिलीजियस इंटॉलरेंस और सोशल देखो डिवीजन, औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, जैसे री इम्पोजिशन ऑफ जो जिजिया था, जो टैक्स होता था नॉन मुस्लिम्स पे, जो औरंगजेब ने, जो अकबर ने बैन बंद कर दिया था, लेकिन जो औरंगजेब है उसने री इम्पोज किया। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो हिंदू टेम्पल्स का था, इसने बहुत सारा जो है सोशल अनरेस्ट पैदा कर दिया था। और जो लार्ज पॉपुलेशन थी ना, वो जो स्पेशली जो हिंदूज थे, उन्हें लगा कि ये स्टेट जो है, ये जो हम पे रूल कर रही है, ये हमारे लिए है ही नहीं, जो अब तक फील नहीं हो रहा था। जो मुगल रूलर्स थे औरंगजेब से पहले, अकबर, जो रिलीजियस टॉलरेंट थे, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते थे, जिसने क्या हारमनी पैदा की हुई थी डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज़ के बीच। होवेवर औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ है ना, वो फेवर करती थी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी। इससे जो है रिलीजन्स के बीच में क्या हुआ, भेदभाव पैदा हुआ, एक रिलीजियस डिविजन्स पैदा हुआ। इसने जो है सोशल फाइब्रिक जो था एम्पायर का, उसको भी जो है डिटोरिएट कर दिया। जो हिंदू एलिट्स थे या जो रीजनल रूलर्स थे, वो जो है मुगल से अब डिसइल्यूजन्ड हो गए। जो इनके बहुत बड़े जैसे राजपूत से, ये इनके बहुत बड़े अलाइड होते थे, तो ये इनके न्यूमरस वॉर्स में, अकबर की वॉर्स में, इनके बहुत ब्रिलियंट जनरल्स जो थे वो राजपूत थे, सिख्स थे, जाट्स थे। लेकिन औरंगजेब की इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से इन्हें लगा कि नहीं, वी कांट अलाइन विद देम, तो लीडिंग टू रेबिलियन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदू स्टेट राइज हुई, जैसे मराठा है, राजपूत है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किया डिक्लाइन जो मुगल एम्पायर के, वो वे डीपली इंटरवोवन। वीक लीडरशिप उसमें है, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन उसमें है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, मिलिट्री का डिक्लाइन है, सोशल अनरेस्ट है। तो जो इनएबिलिटी थी, जो चेंजिंग जो ग्लोबल कंडीशंस थे, उनके साथ जो ये चेंज नहीं हो पाए, अडाप्ट नहीं कर पाए कंडीशंस, ठीक है, ये सारे ने क्रिटिकल रोल प्ले किया इस एम्पायर के फॉल का। फिर एक्सटर्नल इन्वेजन, जो यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन है, वो भी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने भी जो इंटरनल वीकनेसेस है, इन्हीं का फ़ायदा उठाया, जो मुगल वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। और इस तरीके से इवेंचुअली जो है मुगल एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब मुगल एम्पायर कोलैप्स हो रहा है तो रीजनल स्टेट्स भी होंगे। जो देखो मुगल एम्पायर जो था ना, औरंगजेब तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर थी। जैसे ही मुगल जो औरंगजेब की डेथ हुई, तो बहुत सारी रीजनल जो किंगडम्स थी, जो रीजनल पावर्स थी, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने अपनी पावर असर्ट करनी शुरू की।
और ग्रेजुअली उन्होंने जो है अपनी टेरिटरीज छोटी से जो है एक्सपैंड करके बहुत बड़ी टेरिटरीज और एक पॉलिटिकल एंटिटीज़ बने, जैसे मराठाज है। देखो मराठास जो है ना वो अमर जो है एज अ मोस्ट पावरफुल जो है रीजनल फोर्स ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मराठा जो ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ वॉरियर क्लैन था वेस्टर्न इंडिया का, अंडर लीडर जैसे शिवाजी महाराज है और उसके सक्सेसर का, उन्होंने सिग्निफिकेंट चैलेंज दिया मुगल अथॉरिटीज़ को। शिवाजी ने एस्टैब्लिश की थी मराठा किंगडम मिड 17th सेंचुरी में। आफ्टर हिज डेथ मराठा कन्फेडरेसी जो थी वो और स्ट्रांग हुई। बाई 18th सेंचुरी जो है मराठा जो है मोस्ट पावरफुल फोर्स थी इंडिया में। नॉर्थ से जो है सेंट्रल इंडिया में वो लार्ज पार्ट अटक से कटक तक, मतलब फ्रॉम उड़ीसा टू प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इनका जो है इनका डिमाइस हुआ 1761 में, जब मराठास जो है वो डिफीट किए गए अहमद शाह दुरानी के द्वारा। लेकिन फिर भी इनका जो है दे डिड नॉट स्टॉप टू राइज डिस्पाइट साइड बाय मराठा ने बहुत सारा सब्सिक्वेंट जो टेरिटरी और इन्फ्लुएंस उनका फिर भी रहा। मराठा जो जैसे माधव राव फर्स्ट या बाजीराव सेकंड ने, इन्होंने एक्सपेंड की अपनी टेरिटरीज, कंट्रोल किया ओवर द हार्टलैंड जो मुगल का, दिल्ली पंजाब सेंट्रल इंडिया का, और इसने कहीं ना कहीं मुगल्स की जो होल्ड था इस रीजन में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर सिख एम्पायर, देखो सिख एम्पायर एक और सिग्निफिकेंट रीजनल एम्पायर था, ठीक है। स्पेशली जो मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ के बाद सिख जो खालसा जो कम्युनिटी थी वो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में। गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट सिख रूलर से, उन्होंने एक रिबस्ट मिलिट्री कम्युनिटीज़ बनाई आफ्टर हिज डेथ जो है ना, सिख कंटिन्यू टू चैलेंज मुगल अथॉरिटी। लेट 19th सेंचुरी में सिख अंडर द महाराजा रंजीत सिंह के अंडर जो उन्होंने एक सिख एम्पायर जो है पंजाब में इस्टेब्लिश किया, जो लाहौर से लेकर प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लिटिल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान टू सतलुज तक, जो लास्ट किया तब तक जब तक ब्रिटिश ने अनेक्स नहीं किया मिड 19th सेंचुरी में। तो सिख भी एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजनल स्टेट अमर्ज हुई ड्यू टू क्यों, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। फिर जो है राजपूत किंगडम, जो राजपूत से जो हु हैज़ बीन नॉमिनल अंडर द मुगल कंट्रोल के अंदर ही थे, मतलब उनके अलाइन थे, उनके अंडर उनकी सुजर्निटी किसकी थी, उन पे मुगल्स की थी। वो भी बिगेन टू असर्ट अपनी ग्रेटर इंडिपेंडेंस, स्पेशली आफ्टर द रेंज औरंगजेब के, उनकी पॉलिसी और इंक्लूडिंग उनके जो रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, जो डायरेक्ट मिलिट्री कैंपेन थे राजपूत के अगेंस्ट, तो उन्होंने इन लोगों को बहुत जो है खफा कर दिया था। बहुत सारे राजपूत रूलर जैसे मारवाड़ के किंगडम है वो रेजिस्ट करने लगे मुगल रूल्स को, और ग्रेजुअली जो है अपनी इंडिपेंडेंसली असर्ट करने लगे, ऑटोनॉमी। तो मारवाड़ राजपूत जैसे महाराणा राज सिंह है या महाराणा अंबर सिंह, इन्होंने ये अपोज करने लगे मुगल डोमिनेंस, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। इवन आफ्टर मुगल कंट्रोल वीकेंड, राजपूत मेंटेन कर रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस विद सिग्निफिकेंट टेरिटरी कंट्रोल, जैसे राजस्थान में या नॉर्थ इंडिया में। राजपूत स्टेट्स हैव ऑफन बीन डिवाइडेड और कॉन्टिन्यूसली चैलेंज मुगल एम्पायर अथॉरिटी, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल पावर जब कमज़ोर हुई तब जो है ये अपनी इंडिपेंडेंसी, क्योंकि रिलीजियस इनटॉलरेंस की वजह एक मेन रीज़न बताया जाता है कि राजपूत जो थे वो नाराज़ थे मुगल अथॉरिटी से, ठीक है। फिर है बंगाल सूबा। देखो नवाब जो नवाब ऑफ बंगाल था ना, वन ऑफ द वेल्थीएस्ट और मोस्ट पावरफुल जो प्रोविंशियल रूलर था ऑफ मुगल एम्पायर। होएवर जो नवाब ऑफ बंगाल वो भी असर्ट करने लगा अपनी मोर ऑटोनॉमी 18th सेंचुरी में, स्पेशली जब मुगल अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर हो गई थी। जैसे नवाब मीर कासिम हो गया, सर वो कुली खान है, अच्छा और भी बहुत हैं, और उसके सक्सेसर, इन्होंने और ग्रेटर इंडिपेंडेंस जो है फ्रॉम मुगल अथॉरिटी कि हम उनसे जो है थोड़ा अलग होंगे। नवाब ऑफ बंगाल और पावरफुल हुए, अपने वास्ट टेरिटरी कंट्रोल करने लगे मुगल एम्पायर, पर्टिकुलरली जो मिलिट्री और इकोनॉमिक मैटर्स थे उनमें। तो ग्रोइंग ऑफ बंगाल, नवाब ऑल्सो अटैच द अटेंशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल पावर, स्पेशली ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि ये जो है सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है किसका, मुगल एम्पायर का। तो जैसे ही जो है नवाब ऑफ बंगाल जो है इंक्रीजिंगली पावरफुल होने लगा और ब्रिटिश से जो है नहीं मुगल अथॉरिटी से जो है अलग होने लगा, तो यूरोपियन पावर्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाने लगे। और इवेंचुअली जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया जो डाउनफॉल था मुगल एम्पायर्स का बंगाल में, ठीक है। दक्कन सल्तनत, बिफोर द राइज ऑफ जो है मराठा जो दक्कन सल्तनत थी, जो निज़ाम शाही ऑफ अहमद नगरी या कुतुब शाही जो गोलकोंडा की थी, आदिल शाही जो बीजापुर की थी, बिदर सल्तनत थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है साउथ इंडिया। इन सल्तनत ने इनिशियली कॉन्कर की गई थी और मुगल कंट्रोल के अंदर लाई गई थी। ये भी रीगेन करने लगे अपनी ऑटोनॉमी जैसे ही मुगल पावर डिक्लाइन हुई, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई।
क्योंकि मुगल ये जो वास्ट टेरिटरी औरंगजेब के द्वारा जो कॉन्कर की गई थी, इसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए, कंट्रोल इन स्टेट पे नहीं असर्ट पाया। तो दक्कन सल्तनत ने भी अपना इंडिपेंडेंस दोबारा से रीगेन कर लिया 18th सेंचुरी में। जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, डोमिनेटेड बाय निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये भी थी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो है रीजनल स्टेट बनने, और ऑफन निगोशिएटेड इंडिपेंडेंटली विद ब्रिटिश। फिर मैसूर की किंगडम जो साउथ दक्कन में हैदर अली और उसके सन टीपू सुल्तान के अंदर, ये भी एक की फिगर है। बाद में जो है ब्रिटिश के साथ इनके जो वॉर होंगे, एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक ये इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो इस तरीके से जाट्स और जो राइज ऑफ भरतपुर, जाट्स जो थे कम्युनिटी, एक फार्मर, एक वॉरियर जो बिगेन टू एस्टैब्लिश देयर ओन पावर इन नॉर्थ इंडिया इन 17 और 18th सेंचुरी। प्रेजेंट डे जो राजस्थान में भरतपुर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर बनी। जैसे सूरजमल है जो जाट रूलर, उसने भी क्रूशल रोल प्ले किया जाट स्टेट का जो है कंसोलिडेटिंग और टेरिटरी और डिफीटिंग मुगल फोर्सेस। ये औरंगजेब के दौरान भी जो है कंटिन्यूसली रिवोल्ट पे थे, और उसके जो सक्सेसर थे वो भी कंटिन्यूसली जो है एक्सपैंड करने लगे जाट का इन्फ्लुएंस। और भारत जो है एक इंपॉर्टेंट जो है रीजनल सेंटर बन गया था, जो चैलेंज कर रहा था कंटिन्यूसली मुगल अथॉरिटी को इस रीजन में। फिर अवध, अवध जो है नॉर्थ इंडिया, जो प्रेजेंट डे बिहार और यूपी का एरिया है, विच इज़ ओरिजिनली जो पार्ट था मुगल एम्पायर का, बिगेन टू असर्ट इस इंडिपेंडेंस अंडर इट्स रूलर्स नोन एज नवाब ऑफ अवध, जो शुजाउद्दौला था। तो नवाब ऑफ अवध था, वो भी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर था पॉलिटिक्स में नॉर्थ इंडिया के। ऑल थ्रू इनिशियली वो बहुत लॉयल था मुगल एम्पायर्स के द्वारा, लेकिन ग्रेजुअली वो बिकेम मोर इंडिपेंडेंट। जो नवाब थे अवध के, क्रूशल रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में भी, वाजिद अली शाह लीडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल। ऑल थ्रू जो एट दिस टाइम मुगल एम्पायर जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका था। तो एक किस्म का ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई थी। तो ये जो वीक जो सक्सेसर थे औरंगजेब के बाद, प्लस जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट राइज हुई उन वीक सक्सेसर्स की वजह से, प्लस जो एक्सटर्नल एग्रेशंस हो रहा था बाकी स्टेट्स की वजह से, दुर्रानी है, ये बाकी लोग हैं या मराठास हैं, प्लस जो वीक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, टैक्स रिफॉर्म ना लाना, करप्शन, इन सारी चीज़ों का जो कारण बना लास्ट में जो है द ग्रेट मुगल जो था उनकी डिमाइस का। ठीक है, इसमें एड किया गया रीजनल स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि वो अपनी जो है इंडिपेंडेंट असर्ट कर रहे थे और कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहे थे वो मुगल अथॉरिटी पर। तो वो ग्लोरी कहीं ना कहीं लूज हो गई। जो कोर्ट्स के मसले थे, नोबिलिटी आपस में लड़ रही थी, ठीक है, वो भी कारण है। थोड़ा ब्रिटिश ने एड किया इसकी डिमाइज में एट लास्ट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे कारण बने लास्ट में। तो इस तरीके से जो है मुगल एम्पायर का एट लास्ट जो है डिमाइज हो गया। और यहीं से जो है जैसे ही मुगल एम्पायर का डिमाइज हुआ, तो यहीं पे ब्रिटिश को जो है एक रे ऑफ होप दिखी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर जो है इरोड हो चुकी है पूरी तरीके से। अब जो है ये रीजनल जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इनको हम जो है, क्योंकि मुगल के पास कभी भी इतनी बड़ी फोर्स नहीं थी कि वो किसी के साथ पिच बैटल कर सके, आमने सामने की बैटल जो है करके जीत जाए एक ही बार में। अब इन्होंने जो है रीजनल स्टेट्स, इनके साथ एक के साथ अलाइन होकर दूसरे को डिफीट करना है, दूसरे के साथ अलाइन होकर तीसरे को डिफीट करना है, चौथे के साथ ट्रीटी करनी है, डिप्लोमेटिक किस तरीके से बातचीत करके एक दूसरे को हराना। यहीं से स्टार्ट होगा ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, और कंसोलिडेशन। अब हम पढ़ेंगे वेरियस पॉलिसीज, वेरियस ट्रीटीज, वेरियस निगोसिएशन, बहुत सारे और चीज़ें, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे कन्क्वेस्ट शुरू हुआ, कैसे बंगाल में क्या हुआ, अवध में क्या हुआ, मैसूर में क्या हुआ, मराठास में क्या हुआ, नॉर्थन सरकार में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। तो ये सारे अब हम सीरीज ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट पढ़ेंगे 1857 तक। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन, कन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको जो है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर को आप एक तरह का एक फिलर समझ लो, ठीक है। अब हम एक बड़ा डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ये मुझे एक सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड देना था कि क्या बैकग्राउंड बना है, कैसे रीजनल स्टेट का राइज हुआ है, ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाना था। नेक्स्ट हम लोग जो है बड़ी डिटेल में एक एक टॉपिक को जो है सही से डिटेल में करेंगे। ये आपको मैंने बताना था किस तरीके से क्या क्या सिनेरियोज बने जिससे मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, रीजनल स्टेट का राइज हुआ। अब ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, इनके साथ जो है ब्रिटिश जो है कंटिन्यूसली टसल में रहेगी, ठीक है। और लास्ट में जो है इन सबको ख़त्म करके ब्रिटिश राज का जो है एस्टेब्लिशमेंट होगा इंडिया में, ठीक है।
तो रीजनल स्टेट्स जो चली हैं अब ये 17th सेंचुरी के बाद जो है 1757 से 1857 के दौरान जो है अब क्या होगा उसके बारे में हम लोग क्लियर डिस्कशन करें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।